Hello friends, welcome to this class. In this class, we will discuss about introduction. If someone asks about our introduction, at that time, how do we have to introduce ourselves? So this is one of the important points that we are going to cover today. Alright, so without wasting the time, let us start with this topic. आज की क्लास में हमको क्या सीखना है? हाउ टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. अपना परिचय किसी को कैसे बताएं. ठीक है, हिंदी में पता है आप लोग ये देना जानते हैं. हिंदी में चलिए ठीक है, फिलहाल हिंदी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में ही देना है. तो अगर जैसे हिंदी में परिचय दिया जाता है ना, वैसे ही इंग्लिश में भी आपको देना पड़ सकता है. तो उस टाइम पे क्या क्या कब कहाँ कैसे बोलना होता है, ये देख लिया जाए. ठीक है, देखिए पहली बात तो ये कि सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे कि बताइए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. तो ये हो सकता है सामने वाला आपसे यही कह दे सीधा कि ये सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए. कुछ लोग हिंदी इंग्लिश मिला के बोलते हैं, तो वो ऐसे कह सकते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन. इसका मतलब अपने बारे में बताइए. ठीक है, या फिर सवाल ऐसे पूछा जा सकता है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, ये हो. या फिर जो इधर दिया गया है सबसे लास्ट में, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. वैसे सबसे ज़्यादा फेमस यही वाला है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में कुछ बताइए. ठीक है, तो उनको कुछ और नहीं बताना है कि कल मैं जब सो के उठा तो उसके बाद मैंने मंजन किया, उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर ये किया होगी. कहने का मतलब कुछ बताइए का मतलब यही होता है कि कुल मिला के नाम बताइए, गाँव का नाम बताइए और किस बात में ये बताइए. हाँ, मतलब परिचय ही देना रहेगा. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो यार समझ में आ गया आप. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बताने के लिए, जैसे खुद का परिचय देना हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. सबसे ज़्यादा नाम ही इम्पोर्टेंट है. और पहले ये तो बताओ ना. अरे सब इम्पोर्टेंट है ये जो लिखा गया है उस हिसाब से. तो सबसे ज़्यादा नाम. अरे नाम तो पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए किसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो. ठीक है, तो याद रहेगा. अब सवाल चाहे जैसे पूछा जाए, अगर कोई ये कहते सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए, इसका मतलब अपने बारे में बताइए. हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, अपना परिचय कैसे दें इंग्लिश में, इसका मतलब होता है हिंदी में और इंग्लिश में ऐसे बोला था. या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए. ठीक है, तो अब सवाल समझ में आ जाएगा कैसे पूछा जाना है इसको. तो ऐसे अगर स्कूल में पूछा जाता है, स्कूल में या वैसे भी कोई नॉर्मल पूछता है, कोई टीचर पूछेगा या तो कोई मैडम पूछेगी, और कौन पूछेगा. तो ये सवाल अगर पूछा जाता है तो उसका जवाब ऐसे देना है. फिर यहाँ से गुड मॉर्निंग सर या मैडम. ठीक है, अगर दोपहर के बाद पूछा जाए तो अच्छा दिमाग काम कर रहा है सबका. ठीक है, गुड मॉर्निंग इसलिए लिखा गया है क्योंकि नॉर्मली इसको सुबह के टाइम पे ही दिया जाता है. मतलब ज़्यादातर गुड मॉर्निंग ही बोला जाता है ना नॉर्मली, और अभी का टाइम भी गुड मॉर्निंग वाला ही है. अच्छा एक छोटी बात बता देंगे भाई. बात ये था अगर रात में 1-1:30 बजे किसी से नमस्ते करना हो तो क्या बोला. चलिए भी रात में नहीं, मतलब अभी कुछ देर बाद बताते हैं. पहले देख तो गुड मॉर्निंग. ठीक है, गुड मॉर्निंग सर या मैडम. जो आपसे पूछेंगे सर हूँ या मैडम, तो उसके हिसाब से सर या मैडम लगाना है. और इधर समय के हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जो कुछ हो गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो ऐसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर जो कुछ हो वो, और सर या मैडम. तो गुड मॉर्निंग सर या मैडम याद रहेगा. आगे अब एक लाइन थोड़ा इज्जत देने के लिए बोल दिया जाता है, ये थैंक यू फॉर गिविंग मी. आपको धन्यवाद, फॉर मतलब के लिए, गिविंग मी देने के लिए, दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी. दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन्स सुनहरा मौका. हाँ, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका या अवसर. मौका है बस. ठीक, अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू. बिफोर यू मीन्स व्हाट. आपके सामने. बिफोर यू, आपके सामने. हाँ ठीक, तो कुल मिला के यहाँ शुरू करना है गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैडम. आगे थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू. तो मुझे ये सुनहरा अवसर देने के लिए धन्यवाद कि मैं आपके सामने अपना इंट्रोडक्शन दूं या अपने आप के बारे में बताऊं.
ठीक है, तो ये होगा थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ। याद रहेगा अब ये कैसे बोला जाना है। और बिफोर यू का मतलब आपके पहले, और सर मैडम वाला मैंने बता दिया है। अकॉर्डिंग टू द नीड यू कैन यूज़ सर और मैडम, ठीक, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो वहाँ वैसे बोलना है। अब यहाँ तक तो कहानी रही है थोड़ा इज्जत देने वाली, फॉर्मेलिटी दिखाने वाली, हाँ मतलब ठीक है, लड़का समझदार है। अब इसके आगे आपको अपना नाम बताना है, ठीक है। माई नेम इज़, जिसका जहाँ पे जो जैसा नाम हो वो वैसे बोलेगा, ठीक है। ये नहीं सीधा सीधा ऐसे ही बोलना, याद रहेगा। माई नेम इज़, ये तो आपको आप लोगों को रटा ही होगा, सही से याद होगा, सही से। माई नेम इज़, मेरा नाम है क्या, प्रिंस कुमार, हाँ वो भी सही है। कुल मिला के जिसका जो नाम हो अपने हिसाब से लगाएं। माई नेम इज़ सुरेंद्र मेहरा, ठीक है। और कभी आपने ये सुना है ये वाली स्टाइल बोलने वाली, कोई अपना नाम जब बताता है तो उसके आगे वो माई सेल्फ लगा के बोल देता है। हेलो माई सेल्फ सुरेंद्र मेहरा, हेलो माई सेल्फ महेश, जो कुछ बोलना है, हेलो माई सेल्फ रमेश, ऐसा बोला जाता है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा मुझे लग रहा है, बाकी बोलने वाले बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं। और उनका कहने का हिंदी मतलब ये होता है कि मेरा नाम ये है, जबकि वो सही तरीका नहीं होता है। आप लोग इसको जानते हैं इसका प्रयोग कब किया जाता है? खुद से काम किया। कुल मिला के ये कि जब आई आता है तभी आप मान के चलिए उसके साथ लगता है ये आई के साथ ये। और यहाँ पे ये सिंगल बोलते हैं लोग, माई सेल्फ सुरेंद्र मेहरा, इसलिए बोलना गलत होता है। माई सेल्फ सुरेंद्र मेहरा, माई सेल्फ पिंकी, माई सेल्फ जो कुछ भी हो, अपना अपना नाम, ठीक है। तो माई सेल्फ कुल मिला के ये कि माई सेल्फ से शुरुआत करके सीधा नाम नहीं बोलना, नहीं तो गलत होगा। इसलिए यहाँ पे ये लगाया गया है, इस तरह से नहीं बोलना है। अगर नाम बताना हो आप ऐसे बोल सकते हैं, माई नेम इज़, सीधा अपना नाम बोलिए, ठीक है। आगे चलते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग पहले जानते हैं बहुत कुछ। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको क्या बताना पड़ेगा फिर, मैं हूँ कहाँ से या मैं पैदा कहाँ से हुआ हूँ, कहाँ हुआ हूँ, ठीक है। माई नेम इज़ सुरेंद्र मेहरा, आई वॉज बॉर्न इन, ये क्या है, वाह अच्छी बात है, हमको लगा चेन्नई बोलने वाली। आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, ठीक है, एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है किसी को? आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई एंड ब्रॉट अप इन पंजाब। आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, मेरा जन्म चेन्नई में हुआ, एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, लेकिन पला पड़ा पंजाब में। सही है। तो देखिए कंडीशन कुछ कई तरह की हो सकती है। बात ये है, मान लीजिए आप चेन्नई, पता है ना चेन्नई कहाँ है, ये मान लीजिए आप पैदा चेन्नई में हुए और कुछ दिन के बाद रहने कहीं और चले गए दादा दादी के साथ, कहीं दूसरी जगह वो लोग रहते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, कहीं और। तो आप पैदा वहाँ हुए, चेन्नई में चले गए रहने यहाँ पे, तो पैदा तो वहाँ हुए लेकिन पले बढ़े कहाँ जाके, पश्चिम बंगाल में। तो अब बताएंगे आप, तो क्या बताएंगे फिर, मैं पैदा तो वहाँ पे हुआ हूँ चेन्नई में, लेकिन पला बड़ा कहाँ हूँ, पश्चिम बंगाल में। या फिर मैं पैदा तो एमपी में हुआ हूँ, मध्य प्रदेश में, लेकिन पला बड़ा कहाँ हूँ, पंजाब में। समझ में आ रहा, पैदा कहीं और हुआ, पला बड़ा कहीं और। तो अगर ऐसे बोलना हो तो ये वाली लाइन बोली जा सकती है, आई वॉज बॉर्न मतलब मैं पैदा हुआ, इन चेन्नई मैं चेन्नई में पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप मतलब और पला बढ़ा, इन पंजाब और पंजाब में पला बढ़ा। अभी मान लीजिए अब आपको लग रहा हो कि अगर एक ही जगह कोई पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा हो तो दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चेन्नई में कोई पैदा हुआ वहीं पला बढ़ा। तो आप ऐसे बोल दीजिए फिर, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लिखा नहीं है कहीं, ये लगा दीजिए आप, बॉर्न, अच्छा लिखा तो है, ये है बॉर्न एंड ब्रॉट अप। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे कोई पैदा हुआ है वहीं पे वो पला बढ़ा भी है, तो उस स्थिति में लगाया जाता है बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ठीक है। तो अब आपको ये कहना है, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप,
आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चेन्नई, बस बात खत्म। इसका मतलब हो गया कि मैं चेन्नई में पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस हिसाब से ये बोला जाता है कि मैं आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, मैं चेन्नई में पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, और पंजाब में पला बढ़ा। तो एक स्टाइल ये है बोलने वाली, ऐसे बोल दीजिए जैसे दिया गया, आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, ऐसे। अच्छा आप लोगों को बोलना हो, चलिए एक दो लाइन बोल के दिखाइए। क्या? वह पैदा तो बेंगलोर में हुआ लेकिन पला बढ़ा हैदराबाद में। He was born in Chennai. बेंगलोर। He was born in Bangalore and brought up in Bangalore. Chennai, हैदराबाद। Hyderabad. हम इतना ही कहते I was born and raised. अरे इसके कई तरीके होते हैं बोलने के ना, जब पता तो होना चाहिए, सब नहीं तो पता। जैसे मैं पैदा तो गुजरात में हुआ लेकिन पला बढ़ा बिहार में। I was born in Gujarat and brought up in Gujarat. बिहार। बिहार। फिर से बोलिए तो। मैं पैदा गुजरात में हुआ लेकिन पला बढ़ा बिहार में। I was born in Gujarat and brought up in Bihar. वेरी गुड। दूसरा संतोष, वह पैदा तो महाराष्ट्र में हुआ लेकिन पला बढ़ा कश्मीर में। He was born in महाराष्ट्र। Maharashtra and brought up in Kashmir. वेरी गुड। मतलब हो सकता है ना, आप समझ में आ रहा है कहने का मतलब। अच्छा एक ही जगह बोलना हो तो, कि मैं जयपुर में पैदा हुआ और वहीं पे पला बढ़ा हूँ। I was born and brought in Jaipur. आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप। Brought. हाँ फिर से बोलिए। I was born in brought up आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप and brought up Jaipur. I was born and brought in Jaipur. इन जयपुर। In आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। इस हिसाब से जहाँ बोलना हो आप वैसे कह सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जयपुर। कितना भी लिखिए, I was born in London but raised in Paris. वो भी सही है, और I was born and raised in London. वो भी सही है, बोलने का तरीका चाहे जैसे हो। ये तो समझ में आएगा ना, कोई अगर देश लगा के बोले ऐसे, जैसे वहाँ लिखा गया था आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई, कहाँ, चाइना। आई वॉज बॉर्न इन, नहीं, जैसे यहाँ पे क्या बोला लिखा गया था, आई वॉज बॉर्न इन लंदन बट रेज्ड इन पेरिस। इसका मतलब क्या होगा हिंदी में? आई वॉज बॉर्न इन लंदन बट रेज्ड इन पेरिस। लंदन में जन्म हुआ, पेरिस में पला। हाँ आप तो समझ में आ रहा है ना। देश भी हो सकता है कि कोई पैदा कहीं और हुआ, बाद में चला गया किसी और देश। तो समझ में आ गया। इस तरह से आप पहली वाली लाइन बोल सकते हैं। और अगर एक ही जगह पे कोई पला बढ़ा, मतलब पैदा हुआ है पला बढ़ा है, तो आप ये लाइन बोल सकते थे, बॉर्न एंड ब्रॉट अप का मतलब एक ही जगह पे कोई पैदा हुआ वहीं पे पला बढ़ा है। ऑलराइट। या फिर सीधा अगर आपको ये कहना हो ये कहीं पे आप बड़े हुए हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं। ग्रो अप होता है लेकिन पास्ट में लिखा गया है, इसलिए ग्रू अप लिखा गया है। ग्रू अप, ठीक है। होता ग्रो अप है लेकिन ये पास्ट में चूंकि लिखा गया है इसलिए ग्रू है। ग्रू अप, ठीक है। आई ग्रू अप। अभी आपसे कोई बोले, मतलब किसी से बोलना हो वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो भाई। अब वो बोले आई एम फ्रॉम असम। अब आपको कहना हो ओ यार दैट्स द स्टेट वेयर आई ग्रू अप। अरे वही तो वो राज्य है जहाँ पे मैं बड़ा हुआ। तो अगर ये बोलना हो केवल मैं कहीं पे बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे आप ग्रू अप कर सकते हैं। ग्रू अप जो लिखा गया है, ग्रो अप का सेकंड फॉर्म है ये, ग्रू अप। ग्रू अप, ग्री नहीं, ग्रू अप। हाँ ग्रू अप। एक चीज़ और बता दूँ, मज़ेदार चीज़ इसमें, ग्रू अप बोलने में थोड़ा कठिन लगता है ना ये, ग्रू अप। इसको बोलना हो तो ऐसे बोलिए। वो क्या लिखा है ऐसे ना, ग्रीव, ऐसे तो है जो लिखा गया है, इसमें आप ऐसे कर दीजिए। और ये नियम है, मैं ज़बरदस्ती नहीं बता रहा हूँ। ग्रीव ऐसे तो ग्रीव
ग्रीव अप। आप बोलिए जैसे आप कह रहे थे गिव अप, गिव अप। ग्रीव अप। ये अब आप कितनी स्पीड से इंग्लिश बोलिए, ये कभी नहीं फंस सकता बोलने में, और ये नियम होता है, ऐसी बात नहीं। और इसमें देखिए कैसे लिखा है, ग्रीव अप। ये ऐसे इसको तोड़ के बोलेंगे तो फंस जाएंगे बीच में जाके। ग्रीव अप बोलने में रुकना पड़ता है, लेकिन इसको बोले ग्री वाप। अब जितना तेज आप चाहे उतना तेज बोल दीजिए, गिव अप। ग्रीव अप, ग्रीव अप। कुछ नियम ऐसे होते हैं जोड़ के बोलने वाले, जैसे आप ये जानते हैं आप लोग, पता होगा वैसे, ये कमान। सुने हैं नहीं वाला आप, यही होता है। पढ़ा क्या जाता, लिखा कैसे जाता है इसे, कम ऑन ऐसे, और बोला क्या जाता है, कम ऑन यार, कम ऑन तुम कर सकते हो, यस कम ऑन कर सकते हो तुम। तो ये कैसे होता है ऐसे, कम, और सही से देखा जाए तो ऐसे हो ना, कम ऑन ऐसे तो, लेकिन ये जो माँ है ना, इसको इधर कर दिया जाता लगे जोड़ के, तो ये का हो जाता है, और ये आके पूरा मान बन जाता है ऐसे। कम ऑन यार मतलब ऐसे मिला के बोला था, कम ऑन यार। आप बोल के देखिए कितनी स्पीड से आप बोल दीजिए, तुरंत निकलेगा मुँह से। लेकिन ये बोलना पड़ेगा कम ऑन यार, तो रुक जाता है आदमी वहीं पे। ठीक है, ये सब थोड़ा एडवांस नियम होते हैं, आगे आएंगे तो बताते हैं। ठीक है, कहाँ गया, पहुँचे कहाँ थे? हाँ, ग्रीव अप। अच्छा यहीं शुरू हुआ, ग्रीव अप। ठीक है, बॉर्न एंड रेस्ड, इसका मतलब भी पैदा हुआ और बढ़ा, बॉर्न एंड रेस्ड। तो कहने का मतलब कोई ये भी ये बोल सकता है, आई वॉज बॉर्न इन चेन्नई एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, ऐसे हो सकता है। या फिर बॉर्न एंड ब्रॉट अप बोलना पड़ सकता है किसी को, दोनों एक साथ, मैं पैदा यहीं पे हुआ और पला बढ़ा भी यहीं पे हूँ। या फिर कोई अगर ये कहना चाहे कि मैं बढ़ा हूँ कहीं पे, मतलब पला बढ़ा हूँ कहीं पे, तो ग्रो अप होता है, उसका सेकंड फॉर्म लगाया गया है ग्रीव अप। ठीक है, ऐसे बोला जा सकता है। या फिर आगे बॉर्न एंड रेस्ड, मतलब पैदा हुआ और पला बढ़ा। ठीक है, तो इनमें से कोई कैसे भी लगा के बोल सकता है। अब आप लोग एक बार सब लगा के बोल दीजिए तो हमें विश्वास हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग बोलते जाएंगे। चलिए, कहना ये है कि मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ। दिल्ली होता है वैसे वो, दिल्ली, दिल्ली कुछ लोग बोलते हैं, दिल्ली नहीं होता, दिल्ली। ठीक है, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ, लेकिन नहीं, ठीक है, हाँ, मैं पैदा और पला बढ़ा दिल्ली में हूँ। मैं कनाडा में पैदा और पला बढ़ा हुआ हूँ, पैदा हुआ हूँ और पला बढ़ा हूँ। I was born and brought in Canada. ब्रॉट अप लिखा, आप लिखा नहीं गया क्या आप? Brought up in Canada. फिर से बोलिए तो। I was born and brought up in Canada. कनाडा, 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 कनाडा नहीं, कनाडा, हाँ कनाडा। नहीं, सही तो नहीं है, सही तो नहीं है कनाडा बोलना, कनाडा, हाँ कनाडा। ठीक है, चलिए दूसरी लाइन। लिखा भी कनाडा गलत होता है यार, कनाडा नहीं बोलना, और स्पेशली जो इंग्लिश बोलती है उनके लिए कनाडा बोलना गलत होता है। ठीक है, ये वाला लगा के बोलिए तो एक बार, इसी पे सेट करके करना है ये वाला। पंजाब में आप पैदा हुए हैं और पले बढ़े हैं, तो ये वाला लगाना है, बोलिए। I was born and brought up पंजाब। आप छत्तीसगढ़ में, I was born and brought up in छत्तीसगढ़। लाहौर नहीं, देश के अंदर रहते हैं, देश के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं जाना है। पेरिस, चलिए पेरिस भेज, फ्रांस भेज देते हैं, फ्रांस। चलिए, I was born and brought in Paris। ये आप क्यों भूल जाते हो बार बार? In up Paris। फिर से लगाइए, ए व्हाट डू यू फॉरगेट इट, हाँ बोलिए फिर से। I was born and brought in up Paris। up I was born in नहीं I was born and brought up in Paris। सही था आपके बात, हाँ सही। फिर से बोलिए तो। I was born and brought up in Paris। ये दिक्कत कर रहा है ना, देखिए बोलने में ही तो ऐसे दूसरा लगाया था ना, ब्रॉट अप, ये दिक्कत कर रहा है बोले में ना, ये दिक्कत कर रहा है बोले में ना। एक चीज़ जान लीजिए और सुन ही लीजिए, आ गया तो ऐसे, हाँ ये दिक्कत करेगा, ब्रॉट अप ऐसे बोलना होगा, तो ब्रॉट अप रुक के बोलना पड़ता है। इस एक चीज़ जान लीजिए, जब
आ ही गया, काफ़ी परेशान कर रहा ना, इनका इलाज कर दिया जाए। ब्रॉट अप। देखिए इंग्लिश का, एडवांस्ड इंग्लिश का एक नियम यह है कि अगर कोई शब्द है वो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से ख़त्म हो रहा है, जैसे ये ख़त्म किससे हो रहा है? टा से ना, ब्रॉट, टा से ख़त्म हो रहा है। तो नियम ये है, अगर कोई शब्द है जो ख़त्म किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है और इसके बाद जो आने वाला शब्द दिया गया है वो उसकी शुरुआत किसी वाउल साउंड से हो रही हो, मतलब स्वर साउंड से, और इसकी शुरुआत किससे होगी? आ से। यही तो है, तभी तो पा आएगा, आप यही तो नियम तो यहाँ पे लग सकता है कि अगर कोई शब्द है इंग्लिश का जो ख़त्म किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है और इसके बाद आने वाला जो शब्द दिया गया है उसकी शुरुआत किसी वाउल साउंड से हो रही हो, तो आप इन दोनों को जोड़ के एक साथ कर दीजिए, मतलब इसको लाके इसके पास रख दीजिए, तब बोलिए, तब देखिए आराम से बोल सकते हैं। देखिए अब क्या हो गई, ऐसे ब्रॉ हो गया और टप कर दीजिए इसको, ये ऐसे ऐसे जोड़ के बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोला जा सकता है ना। ब्रॉट अप, सीधा ब्रॉट अप, ब्रॉट अप नहीं बोलना है, अब ब्रॉट अप, और अब आप फटाफट बोल सकते हैं इसको, ठीक है? बोलिए तो एक बार। I was born and brought up देखिए in Chennai. ब्रॉ अलग करके बोलिए, टप एक साथ कर दीजिए, बोलिए। Brought up. हाँ, ब्रॉट अप बोलिए। Brought up. हाँ, आप बोलने में दिक्कत नहीं ना? नहीं तो ब्रॉट अप यही दिक्कत है। हाँ चलिए एक बार फिर से बताइए, ये लाइन बताइए। I was born and brought up in Chennai. ब्रॉट अप, डबल बार आप नहीं लगाना ना, एक बार केवल। Brought up में ब्रॉट अप में ही अप आ गया है। हाँ बोलिए। I was born and brought up Chennai. फिर अब बताया। बात ये है, जब आपने ब्रॉट अप बोल दिया तो उसी में अप आ गया है, ये अलग से नहीं लगाना है। कौन आना जाता आपको? हाँ बोलिए। I was born and brought up in Chennai. हाँ ठीक है, ऐसे ही होना है। ये वाला लगाइए एक बार, अपने हिसाब से कोई स्टेट चुन लीजिए जो पसंद हो, ये लगाना है। आप वहीं पे पले बढ़े हैं, मतलब बड़े हुए हैं, कोई स्टेट चुन सकते हैं, कोई देश चुन सकते हैं, यू आर फ्री। वहीं जर्मनी वहीं पर पले बड़े हैं। जर्मनी क्या? जर्मनी वहीं पर वहीं पर पले बड़े हैं। नहीं सिर्फ पले बढ़े। आई ग्रू अप, बड़ा हुआ कोई चीज़। I grew up in Punjab. पंजाबी अच्छा लगता है। चलिए आप लगाइए, अपने हिसाब से आप कोई स्टेट या कोई देश चुन सकते हैं। चलिए। I grew up in उत्तर प्रदेश. चलिए आपको यही पसंद, और कुछ? ये वाला लगा के बोलिए एक बार अपने अकॉर्डिंग। बॉर्न एंड रेस्ड, आप कोई कहीं पैदा हुई हो वहीं पले बढ़े हैं, ये वाला लगा के बोलिए। कोई देश हो सकता है, कोई स्टेट, अपने हिसाब से जो जी जाए बताइए। I was born and raised in Punjab. चलिए ठीक है, बॉर्न एंड रेस्ड इन पंजाब, तो ठीक है ना। अब हो सकता है कहीं भी बोलना पड़ेगा तो, और अगर कोई बोल रहा है वो तो समझ में आ जाएगा ना वो कि बॉर्न और रेस्ड ये क्या होता है। गांधी जी वाज बॉर्न ऑन, गांधी जी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर इन गुजरात, ये तो पता है ना। अगर आपको ये कहना हो कि मैं 5 सितंबर को पैदा हुआ था, ऐसे बोल रहा हूँ, पंजाब में पैदा हुए हैं ना, मान लीजिए पंजाब में, तो मैं 5 सितंबर को गुजरात में पैदा हुआ हूँ, पंजाब में, तो क्या होगा? I was born 6 September in Gujarat. सितंबर होता है, सितंबर। September ऐसे ही. हाँ बताइए। I was born in September in Gujarat. अब बताइए, मैं 21 अक्टूबर को इनको कहाँ लेके जाया जाए, चंडीगढ़ में पैदा हुआ। चलिए 21 अक्टूबर है तारीख, बोलिए। I was born in Chandigarh 21 October. 21 October. 21 एस टी नहीं। Yes, अच्छा बताइए तो, हाँ बोलिए तो। एस टी लगे, ठीक है, नो इट्स राइट, इट्स करेक्ट। हाँ बोलिए। क्या? तो बोला कैसे जाएगा वो?
सही है, कहने का मतलब यही है। वही तो बोलना, वही चेक करना था बस, आप लोग बोलेंगे कैसे अगर ऐसा बोलना पड़ा तो कहीं पे। मैं 21 अक्टूबर को लुधियाना, नहीं सॉरी लुधियाना नहीं, कहीं और केरला में पैदा हुआ। चलो 21 कर सकते हैं फर्स्ट ऐसे क्या कह सकते हैं? 21 लेकिन डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। 21 क्या होता है पहले ही बताओ? 21 हिंदी होता है ना, तो यार हिंदी के साथ एसटी कैसे लगा दे? नहीं एसटी तो सही है, एसटी ही लगेगा। एसटी लगेगा, लेकिन 21 क्या होता है? नहीं 21 नहीं। अरे ऐसे क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे 12th क्लास में, 21 फर्स्ट। हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे उस टाइम पे, सर इंग्लिश वाले सर पढ़ाने आए, बोले बच्चों तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कोई लड़का खड़ा हुआ कह रहा सर 35 ये कौन सा बोलने का तरीका है यार? 35 पेज पे थे कल हम लोग। हाँ 35 या बोल दो या तो फिर हाँ 35, ठीक है। वैसे आप कह रहे हो 21 ये क्या है? बोलिए, भूल गए इतना जल्दी? अच्छा, वह 22 जनवरी को पैदा हुआ। सेकंड 22 सेकंड ईयर। बड़े जल्दी भूल गए यार। वह 23 दिसंबर को पैदा हुआ तो देखो, जब कोई चीज़ फिक्स करके बताना हो ऐसे, जैसे इसको हिंदी में कैसे बोला जाएगा तो वह 21 अक्टूबर को पैदा हुआ ना, तो ये क्या है? फिक्स डेट है, फिक्स, ठीक है। अगर आपको अरे एसटी लगता है, लेकिन उसको बोलने का तरीका सही नहीं है, 21 नहीं जैसे बोल रहे। देखो अगर आपको एक ना, ही वाज बॉर्न ऑन, ये दिक्कत का TWENTY ऑन 21st, ये होता है 21st। इसका मतलब होता है 21, 21 अक्टूबर, बस। अब तो आप लोग आगे बोल ही सकते हैं क्या होता है। तो अगर कभी ये बोलना हो कि 21 अक्टूबर को, तो आप 21 अक्टूबर बोलेंगे, 21 नहीं, ठीक है। बात ये तो भी बताया तो गया था वैसे आप लोगों को शायद कुछ दिन पहले, कि क्रम जब दिखाया जाता है किसी चीज़ का, जैसे ये उसका 23वां बर्थडे है, आपको समझ में आया वहाँ से क्या होता है? मतलब ये सीक्वेंस दिखाता है एक नंबर को कि ऐसे ऐसे चल रहा है ये, इस हिसाब से। अच्छा अब यही अगर 21 है, FIRST 21, ही वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर, ठीक है। वो 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, ही वॉज बॉर्न ऑन 21 अक्टूबर, he was born on October 21st, याद आ गया। he was born on 21st October, हाँ सही है। तो ई सर। अच्छा यहीं पे अगर कुछ और बोला जाए, वह 22 फरवरी को पैदा हुआ था, तो 22 फरवरी। ये उसका 22वां जन्मदिन है, 22वां जन्मदिन है, बताइए। 22nd बर्थडे, 22nd को। ये 23वां स्वतंत्रता दिवस है। 23 सॉरी 23rd बर्थडे। आप बता सकते हैं? ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है। एक चीज़ याद रखिए, जानते रहिए, 75th याद हाँ, ये लिख के आता है, कभी कभी आप लोग देख रहे हमको याद था। रिपब्लिक डे कभी मनाया जाता है ना, रिपब्लिक डे होता है ना, गणतंत्र दिवस, वो या फिर ये आता है इंडिपेंडेंस डे, उस पर जिस दिन होता है ना, उस दिन न्यूज़ पे खूब तेज चलता है ये 77th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। जीरो रहे तो डायरेक्ट 10, जीरो रहे तो डायरेक्ट 10 ही रहेगा इस तरह के। जीरो हाँ 20 आ गया तो डायरेक्ट 20th TH लगता है तब, 20 हाँ 20th 30th 40th, अरे 20th था हाँ। मतलब TH ही लगता है, लेकिन पढ़ा
आ जाता है 20th। जैसे फोर्थ होता है वैसे। हाँ हाँ वही वाला, ठीक है। कुल मिला के ये जान लीजिए, अगर एक आया किसी की लास्ट में एक तो फर्स्ट, और दो आया तो सेकंड, और नहीं तो थर्ड, और अगर इन तीनों को छोड़कर कुछ आ रहा है चौथे नंबर पे, तो मान लीजिए टी एच ही लगेगा फिर उसमें, ठीक है। तो जितने शब्द होते हैं, मतलब जितने अंक आएंगे उनके, जिसके लास्ट में 1 आए, जैसे 11 को छोड़कर, 11 नहीं, वो 11th होता है उसको छोड़ के, बाकी 21 आ जाए तो 21st, और 31 आ जाए तो 31st, और 41वां आ जाए तो 41st, 51वां आ जाए तो 51st, 61वां आए तो 61st, 71वां आए तो, हाँ 71वां गणतंत्र दिवस क्या होगा? 71st रिपब्लिक डे, 81वां इंडिपेंडेंस डे क्या होगा? 81st इंडिपेंडेंस डे, वेरी गुड। बस ऐसे, और ऐसे 91st, ठीक है, यहीं तक चल रहा था। और अगर ऐसे सेकंड वाला आ जाए तो सेकंड वाला भी वैसे 22वां जन्मदिन, तो 22वां 22वां जन्मदिन, 22 सेकंड 22nd, सॉरी 22nd, हाँ 22nd बर्थडे ऐसे रहेगा, 21 नहीं। 22nd ये आ गया तो फोर आ गया तो फोर्थ के बाद का है जो आ गया वो 35वीं मंजिल पर है। 35th मंथ, क्या 35? 35th स्टोरी पता है, स्टोरी मतलब मंजिल होता है। अरे आप फ्लोर भी बोल सकते हैं ना, तो स्टोरी बोल दीजिए, STOREY, स्टोरी। 35th मंजूरी, सॉरी 35th 35th स्टोरी, स्टोरी कह सकते हैं। फ्लोर अगर बोलना हो कि वो 30 मतलब 35वें फ्लोर पर है, तो आप 35th बोल सकते हैं। वो भी मंजिल समझ में आ रहा है ना, ये कहने का मतलब क्या है? हाँ मंजिला जो गिना जाता है वही, एक मंजिल दूसरा होता है टारगेट वाला अलग की बात है। तो ऐसे अब तो हो जाएगा ये। और अगर हाँ ये बोलना हो तो ये 25वें फ्लोर पर कोई है, 50 में 50 50 What? 50 What? 50 डायरेक्ट। इसको देख के नहीं पढ़ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैंने थोड़ा सा बस लिखा है कि बस कुछ ऐसे ही होगा, इसी में अपना सही करके बताइए। 50वां फ्लोर है, किस कोई है उस 50वें फ्लोर पर है। 15 अच्छा, तो फिर ये क्या होगा? अरे 50 और उसमें टीएच लग जाएगा उसी की तो तरह बोल के दिखाओ ना कैसे बोलना है, बात तो बोलने की है ना। हाउ विल यू स्पीक दैट? फिफ्थ तो फिर ये क्या होता है? इसमें टीएस लगा दिया। 50 एक बोलने प्रिंस आपको पता है, डू यू नो? कठिन पड़ रहा है बोलने में। 50th, 50th हाँ ऐसे 30th 30वां 30th, 20वां 20th, और 30वां 30th, 40वां 40th, 50वां 50th, 60वां 60th, 70वां 70th। अब याद रहेगा बस। हाँ उसमें लगा। अब ये अच्छा इस पे कोई है तो 90th हाँ 90th हाँ 90th याद रहेगा। अब ये लगाएंगे मतलब इस पे कोई है तो क्या ये 9 है, ये 1 है, इस पर कोई है तो 91st पकड़ लिए हैं आप लोग, वेरी गुड। बस ऐसे ही रहेगा, ठीक है बस। अच्छा कोई 1 इस पर कोई है तो क्या 11th हो जाएगा ये अभी तो बताइए। अच्छा याद है ना, नहीं तीसरे ये हो जाएगा 30 क्या हो जाएगा? 30 इस पे खुल फ्लोर पे कोई है तो 30 क्या 30 इसी फ्लोर पे है कोई? आपको ये कहना है 13वें फ्लोर पे है वो, तो डायरेक्ट 30 भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? 30 30 13, हाँ इसका मतलब पता है? 13 मतलब 13 फ्लोर पर है वो, तो आपको अंतर नहीं लग रहा? 13वें फ्लोर पर ना 13वें और 13 में अंतर नहीं है है तो
10 थर्ड फ्लोर 10 थर्ड फ्लोर 10 थर्ड। नहीं, गलत है। इसको पढ़ा क्या जाता है? अरे ये जो सिर्फ इतना लिखा है, ये इसको क्या पढ़ा जाता है? 13 फ्लोर। हाँ, ये होगा। 13th फ्लोर होता है ये। 19 तक कैसे चलता है, उसके बाद 13th, बदलता है। 14th, 15th, 16th, 17th ऐसे। अब तो याद रहेगा ना? बस अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इतना बोलना पड़ता है। 13th, ठीक है। 13th, और अगर 12 हो तो 12th फ्लोर। हाँ, और 14 हो तो 14 हाँ 14th, और 40th फ्लोर हो तो इसका मतलब क्या होगा? 40th फ्लोर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? 40th फ्लोर अगर कोई बोले आई एम स्टैंडिंग ऑन 40th फ्लोर, वेयर आर यू, कम हियर, तुम कहाँ हो, आओ, मैं 40th फ्लोर पर हूँ, इसका मतलब कहाँ है वो? क्या क्या? अरे यार, आई एम स्टैंडिंग ऑन 40th फ्लोर, वेयर आर यू, कम हियर। 40वें फ्लोर पर है कोई, अगर ये बोला था 40th फ्लोर मतलब 40वें, और अगर 4th फ्लोर बोले सीधा 4th, तब वो चौथे फ्लोर पर है। याद रहेगा? 4th फ्लोर। अब तो इसमें कोई फंसने वाला तो नहीं, मत। ठीक है, बस अब याद रहेगा ये उसका 11वां क्या था, ये उसकी 11वीं कार है। 11वीं कार मतलब 10 कार पहले खरीद चुका है, 11वीं आने वाली है अभी, 11th कार, ठीक है। अब तो याद रहेगा कैसे बोलना, नहीं तो कहीं कहीं लिखा रहता होगा, आप लोग देख के ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर क्या थोड़ा सा लगाया गया है? अरे बहुत बार मिला है, हाँ, बहुत बार क्या है? बहुत बार मिला है। ये दिखता है ना कहीं कहीं लिखा है, ऑलरेडी ये वाला। कई बार मिला। हाँ, नहीं तो ऊपर ही लिखा रहेगा कहीं ऐसे, ये देख के लिख सकता है। ये क्या है? ये तो सही है, ये क्या है? इसका मतलब ये क्रम दिखाता है किसी चीज़ को, कि 22वें के बाद जिसका नंबर है वो यही है, 23वां। और अगर सिर्फ ऐसा लिख दिया जाए तो इसका मतलब 23, तो 23 में तो 23 चीज़ हो जाएगी ना फिर, और इसका मतलब केवल 23वां की यही बात हो रही है। समझ में आया? आप लोग रीजनिंग पढ़े होंगे ना, कहीं दिखा रीजनिंग? वहाँ कभी कभी आता है ऐसे कि एक लाइन में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चे हैं, तो उसमें से दिया जाएगा कि फ्रॉम द बिगनिंग जो 19th बच्चा है बाएं साइड से, वहाँ 19 नहीं लिख के आता है, 19th बच्चा जो है, मतलब लेफ्ट साइड से गिनिए जो 19th बच्चा है वो, और इधर से जो, और पीछे से गिनिए जो 15th, जो 5th बच्चा है पाछे पीछे से इधर से, उन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे लिख के आएगा फिर 5, मतलब 5वां जो बच्चा है वो, ठीक है। ऐसे हो गया ये रेस्ट। एनी प्रॉब्लम? सो नो प्रॉब्लम। और इसके बाद फिर आपको ये बोलना पड़ेगा सीधा पिताजी का, माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर। इसके बाद एक ही जानते रहिए इसको, अगर आप बोल ही गए सब ये कभी लगा के ये, तो यहाँ पे एस लगा के बोलना, ये माई फादर्स नेम इज़, ऐसे नहीं माई फादर नेम नहीं बोलना, सीधा माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, और इसके बाद जो लगाना हो आपको अपने हिसाब से लगाइए, ठीक है। एंड मदर्स, फिर से एपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगाए बोल, अगर डायरेक्ट मदर्स और नेम इतना लगाएं तो बोलिए तो सेंटेंस बोलिए फिर। जैसे माय फादर्स नेम इज मिस्टर बिजलर हाँ। एंड माय मदर्स बीड़ा देवी। क्या 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 फिर से स्पीक अगेन। जैसे माय पेरेंट्स नेम इज मिस्टर बिजलर एंड मदर्स श्रीमती मीरा देवी। पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स, फिर से बोलिए तो। माय फादर्स नेम इज मिस्टर बिजलर एंड मदर्स मीरा देवी।
दोनों लगा के बोलिए। बात ये है सामने वाला हो सकता है उतना इंटेलिजेंट ना हो, समझ जाए। हाँ, ऐसा। कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं, जैसे अब अगर आप उनको लगा के बोलेंगे सामने वाला समझ नहीं सकता फिर आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और ये सब बताते समय एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब ज़बरदस्ती कोई मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना है इधर उधर करके, जो जैसे दिया है एकदम साफ साफ सुनाई देना चाहिए हाँ बोल क्या रहे हैं आप, ठीक है। तो माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर, जो नाम है वो लगाइए, एंड मदर्स नेम इज़ मिसिस, जो नाम हो, ठीक है। यहाँ तक डॉट डॉट की जगह पे नाम लगाना है। आगे आपको अब ये बताना है कि आपके पिताजी क्या करते हैं और माता जी क्या करती हैं। माई फादर इज़ आ, जो होंगे, यहाँ डॉक्टर लगाया गया फिलहाल, आप अपने अकॉर्डिंग जो होंगे वो लगा सकते हैं, ठीक है। और मदर इज़ अ नर्स, नर्स यहाँ लगाया गया, बाकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। हाउस वाइफ यहाँ भी दिया गया क्योंकि ज़्यादातर जो माँ लोग होती हैं, मतलब ज़्यादातर बच्चों की माँ ही होती हैं हाउस वाइफ, ठीक है। इसका मतलब जो घर का काम, ये तो नहीं कहा जा सकता कि घर पे जो घर पे रहती हैं कुछ करती धरती नहीं है, क्योंकि घर पे कम काम नहीं होता वैसे भी। तो हाउस वाइफ को मतलब कि इस तरह से कोई स्पेशल काम नहीं करती हैं, डॉक्टर और ये वाला नर्स वाला काम। तो जो अगर नॉर्मल है तो घर पे, तो ये है कह सकते हैं आप हाउस वाइफ, ठीक है। और ये नर्स ये डॉक्टर, अपने हिसाब से हटाना है सबको, जो जैसे होंगे वहीं लगाना है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ अ नर्स। ऑलराइट, आगे अब आपको बताना है कि हम कितने लोग हैं, वही वाला, ठीक है। हम कितने भाई बहन हैं या मेरे कितने भाई बहन हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 स्टेप सिस्टर, ठीक है। तो इस सबको अपने हिसाब से लगाना है या हटाना है, आपको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे ये वाली लाइन में। गुड, आपको बोलना हो तो अच्छा, मतलब ये हटा दिया जाए, सही है। टू ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। हाँ, स्टेप मतलब पता है ना, हाँ। और सौतेला मतलब पता है, बताया गया था ना आप लोगों को भी, बताया गया था किसी और क्लास में, हाँ तब ठीक है। तो स्टेप सिस्टर, वैसे स्टेप मदर भी हो सकती है, स्टेप भाई भी हो सकता है। इसे एक और जानते हैं आप लोग, एक होता है गोद लिया हुआ, जानते हैं आप लोग। कोई औरत है, मान लीजिए उनको बच्चा नहीं हुआ है, तो वो किसी और बच्चे को गोद ले लें जाके, मतलब ये कि आज से ये हमारा बच्चा है, पैसा देके वैसे ही वो ले लें, तो उसको कहा जाता है अडॉप्ट करना। ये फिल्मों में भी खूब बोला जाता है अडॉप्ट, ये गोद लेना। और अगर आपको ये कहना है ना कि कोई बच्चा है जिसको गोद लिया गया है, तो आप ऐसे कह सकते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड। और ये जो बोला जाता है ना फिल्मों में या वैसे भी कहीं कोई बोलेगा तो ऐसे बोलेगा फिर कि ये मेरा अडॉप्टेड चाइल्ड है, अडॉप्टेड बच्चा है या अडॉप्टेड बेटी है। तो आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 स्टेप सिस्टर, अब तो हो जाएगा अपने हिसाब से। आई स्टडी इन, जिस क्लास में पढ़ते हैं, किसमें, आई स्टडी इन, इसको 10 बोलना सही रहेगा या 10th बोल दिया जाए। संतोष, विच वन विल बी बेटर, कौन सा सही होगा, इसको 10 बोलना सही है 10th। आई स्टडी इन 10th क्लास, आपको बोलना पड़ेगा तो वो तो उनके लिए ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा तो यही सही है वो भी। अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा कोर्स कर रहे हैं BA MA वाला, तो आप ये भी लगा सकते हैं, परसुइंग एक शब्द आता है, ये भी लगाया जा सकता है, परसुइंग। आई एम परसुइंग BA या फिर MA, ठीक है। आप लोग बाकी आपका सही है। आई स्टडी इन 10th क्लास, मैं 10वीं में पढ़ता हूँ या 11th में पढ़ता हूँ, जो कुछ सही है। मैं आगे अपनी हॉबीज़ गिनाना है।
हॉबी मतलब पता है? हॉबीज़, डू यू नो द मीनिंग ऑफ हॉबीज़? हॉबीज़ का मतलब पता है क्या? व्हाट? हॉबी आशाएं, क्या? हॉबीज इच्छाएं, आशाएं बोल रहे थे पहले, इच्छाएं, पता नहीं किस दुनिया में खोज रहे थे। हॉबीज़ ये क्या है? इच्छा, इच्छाएं आपकी कितनी प्रिंस आपको पता है हॉबीज़ मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? हॉबीज़, हॉबी होता है वैसे HOBBY, उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? शौक नाम का कोई चीज़ नहीं सुना आप लोगों ने? हाँ वही है शौक, हॉबी मतलब शौक, तो शौक की इच्छा, दोनों एक ही बात है। शौक है। हाँ लगभग ये है सिनोनिम में शौक, प्रयोग, मुझे सिनोनिम में प्रयोग कर सकते हैं। शौक, शौक करना, ये वाला किसी चीज़ का शौक है मुझे, तो वो होता है हॉबीज़। और इसमें बहुत सारी हैं इसलिए IS लिखा गया है, ES लगा के, ठीक है, बहुत सारी हैं। अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो जवाब कैसे दिया जाता है? व्हाट इज़ योर हॉबी? ये जो शौक है वो होता है कि बताइए, क्या? व्हाट इज़ योर हॉबी? हाँ जवाब दीजिए इंग्लिश में। बताइए कोई, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, व्हाट इज़ योर हॉबी? माय हॉबी इज प्लेइंग कबड्डी। कबड्डी। व्हाट आर योर हॉबीज़? माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। अच्छा समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है ना? अगर ऑप्शन कैसे दिया जा रहा है बस ये देखना है। अगर हॉबी बोला जा रहा है तो मतलब एक ही सुनना चाहता है सामने वाला, हॉबीज़ कह रहा है मतलब कई सारा गिनाना चाहता है, फिर बताइए कौन कौन सा। तो आपको ये बताना है, नॉर्मली वैसे एक ही नहीं होता है किसी की, कुछ लोग होते हैं उनको नाचना पसंद है, गाना भी पसंद है, बातचीत करना पसंद है, फ्री फायर खेलना पसंद है, कुछ और। इस हिसाब से माई हॉबीज़ आर, यहाँ पे कुछ लिख दिया गया पहले से, प्लेइंग चेस। चेस पता है ना? हाँ पता है। चेस वो वाला नहीं है ये। नहीं, उसकी स्पेलिंग क्या होती है वैसे? CHRESS। चेस, चेस बोलते हैं उसको, सही से चेस कहा जाता है। स्पेलिंग क्या होती है उसकी? चेस, CHRESS। चेस हो जाएगा तब तो, हाँ वही पढ़ा जाता है। चेस थोड़ी होता है ये ना, आप लोग बोल रहे हैं ये नहीं, ये होता है चीज़। वैसे ये देखा जाए ना सही तो ऐसे होता है, ऐसा, ये है या चीयर्स। चीयर्ज मत पढ़िएगा इसको, चीयर्ज नहीं होता ठीक है। ये बहुत स्लो करके बोला जाता है, रिज ऐसे, ये हो जाता है ची या रिज ऐसे, चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स ऐसे। आप गिलास लड़ाइए फिर बोलिए चीयर्स, ठीक है। तो यही होता है, इसका मतलब किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत हो तब बोला जाता है ये चीयर्स, ठीक है। तो ये है चीयर्स और ये है चेस। अच्छा ये शब्द बोलिए तो क्या लिखा गया है? चीयर। ची अर्ज मत बोलिए पूरा ना, चीयर। चीयर्स। क्या चीयर। एकदम चिड़िया की तरह बोल रहे यार। चीयर्स, चीयर्स, ये जा ले जाके एकदम, बहुत सुनो ना। हाँ बोलिए, चीयर। इतना भी स्लो नहीं, पता ना चले कुछ लगा है। चीयर। चीयर्स, चीयर। चीयर्स, चीयर। चीयर्स। चीयर। हाँ आप किसे बोलिए तो, चीयर। हाँ चीयर्स, बस ऐसे ही आप बोलिए तो। चीयर। चीयर। हाँ ये जो पूरा जा टाइप का बोल देते हैं ना, इतना स्पष्ट नहीं रहना चाहिए कि चीयर्स, ऐसा नहीं, चीयर्स, हाँ बस क्या, हाँ लड़ाई दोनों दोनों लोगों के साथ बोलिए चीयर्स, ओके चीयर्स, ठीक है। तो ये होता है चीयर्स, इसका मतलब वही किसी चीज़ की शुरुआत अच्छी हो इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो क्या ये वाला हो गया, आई एम परसुइंग, आप बोल सकते हैं जैसे, हाँ आई एम परसुइंग MABA जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं इधर से, और ये इधर से बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दूसरी क्लास में है तो सेकंड क्लास। ठीक है, याद है
सेकंड कहाँ बोलना है, 2 कहाँ बोलना है? आई स्टडी इन सेकंड क्लास, ओके। हाँ, माई हॉबीज़ प्लेइंग चेस। अच्छा, यहीं शुरू। चेस मतलब क्या होता है? शतरंज। ये याद रहेगा ना, शतरंज जो खेला जाता है भाई, चेस ये। और एक फ्री फायर, जिसको पसंद है मान लीजिए वो अपना बोलेगा, नहीं पता है वैसे पता, अगर किसी को अच्छा भी लगता है वो तभी नहीं बोलेगा ये फ्री फायर ये। एंड उसका नाम सुनते नहीं सब लोग सिंगिंग। तो अगर मतलब कोई बोल ही दिया तो इसका मतलब कंफर्म है 2-4 घंटा तो खेलता ही होगा, अगर खेलता ही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो जो खेलते हैं सब, ठीक है। तो और ये सिंगिंग सॉन्ग्स, इधर एक ये भी हो सकता है टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ फेंकना बड़ी बड़ी खूब, ये टॉकिंग टू फ्रेंड्स, ठीक है, ये होता है। तो इस हिसाब से अपने हिसाब से जो जो सेट करना होगा आप लोग करके बोलिएगा, ठीक है। बस ये बोलना है, अगर कुछ खेलने के बारे में बोलना है तो आप शुरुआत ING लगा के करना है। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो क्या बताएंगे? हाँ, कुकिंग द फूड। पानी में तैरना अच्छा लगता है तो? पानी में तैरना अच्छा लगता है तो स्विमिंग इन द वाटर, ठीक है। और गाना सुनना अच्छा लगता है तो सुनना गाना सुनना है, गाना सुनना अच्छा लगता है तो लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मैंने कहा था ING लगा के बोलना है। आई लाइक या माई हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, गाना सुनना। फिल्म देखना, फिल्म देखना, अच्छा आप लोग पता नहीं क्या था डिफरेंस बिटवीन वॉच एंड सी? वॉच और सी के बीच में डिफरेंस नहीं बताया गया था? WATCH और SEE। अरे पता नहीं क्या था ये? When should be use watch and when should be use, एक ये WATCH watch and SEE C, इसमें अंतर नहीं बताया था? बताया गया था कि नहीं? मैं बताया गया था कि नहीं, ये चीज हमें भी नहीं है। एक ये है, एक ये है, इन दोनों में कोई अंतर होता है? इन दोनों में ये तो पता है ना कि दोनों मतलब एक ही जैसा होता है। हाँ, तो कोई अंतर है? ये सुनना है, लिसन सुनना, इन दोनों में अंतर है। बताइए। एक ये हियर जो होता है शायद वो होता है क्या कर, ये जैसे साउंड की आवाज होती है, और लिसन कोई साधारण ऐसे साधारण सी मतलब क्या कहा जाए, गाय भैंस की आवाज़? हाँ जैसे कहा जाए। आपको कुछ लगता है? डू यू थिंक आपको कुछ लगता है दोनों में कोई अंतर? पता हो बताइए, नहीं अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आई विल टेल यू। ये तब लगाया जाता है जब कोई चीज़ जानबूझ के सुनना हो, आप चाहते हैं किसी चीज़ को सुनना तब सुन रहे हैं तो लिसन लगाया जाता है। लिसन टू, वैसे लिसन के साथ टू भी आता है, ठीक है। और कहीं आप आ जा रहे हैं, कोई चीज़ फालतू में सुनाई दे जाए उसको हियर कहा जाता है। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। वही तो हम कह रहे हैं, पता नहीं कैसे आप लोग भूल जाते। मान लीजिए इनको नहीं पता रहा हुआ तो शायद नहीं थे, बट यू हैव फॉरगॉटन बीइंग ए सीनियर पर्सन, सीनियर पर्सन ऑफ द क्लास, ठीक है। तो ये होता है लिसन टू और ये हियर। अच्छा, कोई गाना सुनता है तो उसमें हियर लगाया जाए या लिसन? गुड। आप मार्केट में खड़े हैं, कोई आदमी है, ये आदमी है, ये वाच मतलब हाँ समझ में आ गया, वाच मतलब खुद देखना चाहता है, सी मतलब देखना नहीं चाहता, फिर वो ये देखेगा। ये आदमी इसको बुला रहा था, आप बाजार में ही खड़े थे मान लीजिए, यहाँ पे ये इसको बुला रहा था, आपको आवाज़ सुनाई दी कि ये है, ये अपने बेटे को बुला रहा है इसको, आप यहाँ पे थे, आपको इस
मतलब ये है, ये जोर जोर से बुला रहा था इसको, अपने बेटे को, आप यहीं खड़े थे, आपको सुनाई दिया, तो यहाँ पे क्या लगाया जाए? आपको ये कहना है मैंने आवाज़ सुनी यार, हाँ हाँ उसने बुलाया था तुमको, मैंने आवाज़ सुनी, तो आप क्या बोला जाए? मैंने आवाज़ सुनी। क्या क्या क्या? ये आदमी है, हाँ घंटी लग रहा है वैसे देखने में, लेकिन वो नहीं है, ठीक है, नील गाय भगाने वाला। ये एक आदमी है, बाजार है एक, यहाँ पे ये अपने बेटे को, इसको नहीं तो मान लीजिए उसको छोड़िए, कोई आपके साथ खड़ा है, आप यहाँ खड़े होइए, बढ़िया, यहाँ पे आपके बगल में कोई और खड़ा है, ये इस आदमी ने इसको आवाज़ दिया, अरे भाई ये सुन रहे हो इसको, तो आपको इसने बुलाया इसको है, लेकिन ये आवाज़ आपको भी सुनाई दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये कहना है कि मैंने आवाज़ सुनी यार, उसने तुमको बुलाया था, तो ये लगा था लिसन, ये क्यों? क्योंकि वो थोड़ी मुझे जबरदस्ती सुनना चाहता था। हाँ, मतलब ये सुनना नहीं चाहता था, लेकिन सुनाई दे गया इसको, ठीक है। और अगर बगल से डीजे बजता जा रहा हो तो, क्या? बगल से कहीं से डीजे बजता जा रहा हो, आप रोड पर निकले हैं तो ये लिसन लगा जाए या हीयर, सुना देगा ना। कोई किसी को गाली दे रहा हो तो हीयर लगाएंगे आप, लिसन। अब उसकी इच्छा पर डिपेंड करता होगा, उससे अगर सुनना चाहते हो तो, अगर नहीं सुनना चाहता तो ठीक है, अगर सुनना चाहता तो गाली क्यों सुनना चाहता? अरे वो तेरे नॉर्मली आप ये मान के चलिए कुल मिला के हीयर ही लगना है, ये कोई सुनने वाली चीज़ है नहीं वैसे। हाँ वो बात भी सही है, कभी कभी लोग सुनना चाहते हैं थोड़ा सा, लेकिन अलग ही बात है, लेकिन हाँ होता ही है। और वॉच और सी में जब कोई चीज़ देखना हो, ये वाले कहने मतलब आप कहीं गए, कुछ आपको दिख जाए ऐसे ही, आप चाहते नहीं लेकिन दिख जाए, तो वहाँ पे सी लगा जाएगा। और जब कोई चीज़, एक और भी होता है, भी लिख लीजिए, फिर ख़त्म होते होते ये भी लिख लीजिए, इसके बाद ख़त्म। एक लुक भी होता है, लुक, ठीक है, एक लुक, वॉच और सी, ठीक है। सी का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको कोई चीज़ ऐसे ही दिख जाए, इसलिए दिख जाए क्योंकि आपकी आंखें हैं, कोई किसी को बुला रहा हो, आपकी आवाज़ आपने तो देख लिए, तो ये दिख गया क्यों? क्योंकि आंखें दिख जाएगा। आप यहाँ से निकले, गेट से बाहर निकलते एक गाड़ी वाला चला गया लेके, तो नहीं चाहते थे लेकिन दिख गया, आप रास्ता देख रहे थे हमको यहाँ से जाना, तो आगे सामने से आ रहा तो दिख गया, तो क्या हुआ? सी आपको दिख गया। और वॉच क्या होता है? नहीं सी, हाँ सी और एक लुक होता है, जब किसी चीज़ को ध्यान से देखना हो, मतलब आप चाहकर देखते हैं, तब वहाँ पे लुक लगाया जाता है। तो सी का मतलब कुछ भी चीज़ आपको जो आप देखना नहीं चाहते वैसे, लेकिन दिख जाए ऐसे ही, उस वहाँ पे सी लगता है। लुक तब लगेगा जब आप ध्यान से या फिर वैसे आप चाहकर कोई चीज़ देख रहे हैं, तब लुक लगेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जहाँ पे गति हो रही हो, कोई चल फिर रहा हो, तो वहाँ पर वॉच लगाया जाता है। अब याद रहेगा, वॉच कब लगेगा? जब कहीं पे कोई गति हो रही है। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग में बैठे हैं, लास्ट सवाल, टाइम इज ओवर। बिल्डिंग में बैठे हैं, ठीक है, बगल से आपके घर के बगल में एक नदी है खूब बड़ी, उसमें मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं जाल फेंक फेंक के नदी नाव से। आप ये देख रहे हैं, एक बिल्डिंग में बैठे हैं आप, खिड़की खुली है बगल से, आप खिड़की में से बैठ के देख रहे हैं कि नदी में मछुआरे जो मछली पकड़ रहे हैं जाल फेंक के इधर उधर नाव पे बैठ के, तो आप क्या लगाया जाए? लुक, वॉच, सी। अच्छा मान लीजिए स्थिति सेम वही है, आप बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं, खिड़की खुली है, बाहर एक अच्छा सा फूल खिला है, गार्डन आपकी बाहर है, तो क्या किया जाए? हाँ, डिफरेंस पता चल गया ना कि अगर कहीं गति हो रही है तो वॉच लगाना है। ऐसे फिल्म देखने वाली बात आई थी, क्या होता है वहाँ पे? हाँ तो वहाँ पर हो जाएगा लुक। हाँ फिल्म आदमी खुद देखेगा, इग्नोर नहीं करेगा। प्रिंस साहब बताइए, फिल्म देखने की बात चल रही है, तीनों में से कौन सा लगाया जाए? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप कोई चीज़ आपको कुछ ऐसे दिख जाए। इसका प्रयोग तब होता है जब आप कुछ जानबूझकर देखना चाहते हैं कोई चीज़ लेकिन स्थिर है। वॉच तब लगाना है जब कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं और देख रहे हैं जानबूझ के, और वहाँ पे गति हो रही कोई, तो आप बताइए सही है? लुक लॉक कर दिया जाए? नो 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 नो, वॉच लगेगा, फिल्म में गति हो रही है। ये सही है, फिल्म में मारधाड़ हो रही ना, कट्टा बंदूक चल रहा है, गोली चल रही है, क्या हो रहा है? फिर गति हो रही है कुछ, इसका मतलब वॉच लगाना है। तो अब अगर बोलना है कि मेरी हॉबी है क्या, मूल
देखना, फिल्म देखना तो वॉचिंग मूवी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इधर कर सकते हैं। तो माई हॉबीज़ आगे आप सेट कर लेंगे जो सेट करना है, ठीक है। ये वाला नीचे एक वजह है ये माई शॉर्ट टर्म गोल इज़। अगर आपको ये बताना है कि मेरा लक्ष्य कैसा कैसा है, छोटा लक्ष्य बताना है, तो आप ये बोल सकते हैं माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ प्राइवेट जॉब एंड लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। तो मेरा छोटा सा लक्ष्य ये है कि मुझे प्राइवेट नौकरी मिल जाए, और मेरा बड़ा लक्ष्य ये है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। बाकी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे छोटा गोल क्या हो सकता है आप लोगों का? कहने मतलब समझ में आ रहा है ना, छोटा गोल मतलब क्या होगा? एक प्राइवेट जॉब किसी कंपनी में। और ज़रूरी नहीं नौकरी प्राइवेट ही हो, आप लोग कुछ और जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको गायक बनना है, गाना सीखना है, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू लर्न इंग्लिश, ये हो यार। मेरा छोटा वाला गोल ये है कि अंग्रेज़ी बोलनी आ जाए, और उसके बाद बड़ा वाला गोल ये है कि नौकरी मिल जाए। हाँ, कि मैं बहुत बड़ा स्पीकर बन जाऊँ और कुछ और हो जाए इंग्लिश वाला। और जब सब ये सब डायलॉग खत्म हो जाए ऊपर वाला, उसके बाद लास्ट में इज्जत से धन्यवाद कर दीजिए उनको। दैट्स ऑल अबाउट मी। इतना हुआ ही तो बस इतना बहुत है मेरे बारे में, मतलब इतना है मेरे बारे में। दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। अब आपकी बात खत्म और आज की क्लास, द क्लास हैज बिकम ओवर टुडे। वी विल टॉक अगेन टुमारो इन सम अदर वीडियो। Till then, take care. If you have got any kind of problem, or if you think that there are some other kind of questions that can be spoken here, so please let me know about this thing. I'll try to translate that as soon as possible. Otherwise, I think that almost all the questions have been solved here. All, if you've got any kind of thing, you can let me know about this thing. I'll try to add that here. Okay. So we will meet again tomorrow in some other video. Till then, take care, and thank you so much for watching the complete video from the beginning till the end. We'll meet again in some other video. Till then, take care and goodbye.